साथियों, हम लोग युक्ति संगत प्राणायाम की बात कर रहे हैं कि युक्ति संगत प्राणायाम कैसे किया जाएगा। इसके लिए पतंजलि के योग सूत्र में जो प्राणायाम सूत्र दिया गया है उसकी व्याख्या लगातार चल रही है। पिछली वीडियो में हमने बताया कि पतंजलि के प्राणायाम सूत्र तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास गति विच्छेद प्राणायाम, इसकी कैसे व्याख्या किया जाएगा, तार्किक व्याख्या और विज्ञान सम्मत व्याख्या शास्त्र अनुसार कैसे किया जाएगा। उस व्याख्या के दौरान आप देखे होंगे कि श्वास प्रश्वास को विशुद्ध रूप से परिभाषित किया गया कि श्वास क्या है, प्रश्वास क्या है, और श्वास का गति विच्छेद, प्रश्वास का गति विच्छेद कब करेंगे, कैसे करेंगे, इन सवालों को हल किया गया। और इससे पता चला कि रेचक और पूरक की बात पतंजलि इस प्राणायाम सूत्र में कर रहे हैं। बड़े ही तार्किक ढंग से बताया गया कि रेचक कैसे किया जाएगा, अब पूरक कैसे किया जाएगा। यदि आप पिछली वीडियो को देखे होंगे तो आपको वो बात क्लियर होगी। अगर नहीं देखे हैं तो उसे देख लेंगे तो आगे की इस वीडियो में जो बातें कही जा रही हैं वो आपको ज़्यादा अच्छा बेहतर ढंग से समझ में आएगा। क्योंकि रेचक पूरक जो युक्ति है इसको करना बहुत जरूरी है, इसको समझना बहुत जरूरी है, और रेचक पूरक के ही आधार पर हम प्राणायाम की अन्य क्रियाओं को कर सकते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने बताया कि पूरक कैसे किया जाएगा। श्वास अपने आप चली जाएगी, नॉर्मल श्वास दोनों नाक से चली जाएगी और जा करके खत्म हो गई। फिर इसके बाद प्रश्वास बंद करके ज्यों ही निकलना शुरू करती है उस बिंदु को हम नोटिस करेंगे। अब प्रश्वास बाहर चली गई, अब श्वास बंद करके ज्यों ही आना चाहती है उस बिंदु को हम नोटिस करेंगे। इन दोनों बिंदुओं को बहुत ही ढंग से समझना होगा। फिर इसके बाद कैसे क्या करना है कि श्वास दोनों नाक से अंदर चली गई और जाकर के ज्यों ही प्रश्वास बनना चाहती है तो हाथ को अलर्ट रखेंगे, यहाँ पर तैयार रहेंगे। और ज्यों ही दोनों नाक से श्वास अपने आप अंदर चली गई, सामान्य श्वास, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, कोई खींचातानी नहीं होगी, बस सतर्क रहेंगे कि श्वास अपने आप अंदर चली गई। और ज्यों बाहर आना चाहती है उसी समय नाक को दबाएंगे और हल्का सा इशारा करेंगे और बाएं नाक से धीरे धीरे हवा भरने लगेगी। और जब पूरी तरह से भर जाएगी हवा, लगेगा कि अब नहीं भर रहा है तो नाक से हाथ हटाएंगे और छोड़ देंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे, अपने आप दोनों नाक से वायु बाहर चली जाएगी। ये आपका जो है पूरक प्राणायाम होगा। इसी तरह से प्रश्वास बाहर जाएगी, बाहर जाकर के आप सुनिश्चित हो लीजिए कि वो समाप्त हो गई और हाथ को अनामिका और कानी उंगली को बाएं नासिका छिद्र पर रखेंगे। अब ध्यान देंगे कि प्रश्वास बाहर चली गई, जो अंदर आना चाह रही थी उसी पॉइंट पर इसको बंद करेंगे बाएं नाक को, दाहिनी नाक से हल्का सा इशारा करके बाहर की तरफ करते जाएंगे। जो ही लगेगा कि अब दबाव जा रहा है, नाक छोड़ेंगे, न्यूट्रल हो जाइए, दोनों नाक से हवा अंदर चली जाएगी। ये रेचक की प्रक्रिया हुई। अब फिर क्या करेंगे कि पुनः, अब ध्यान दीजिए कि पुनः श्वास अंदर चली गई और जाकर के जो ही बाहर आना चाहती है, प्रश्वास बनना चाहती है, तो बाएं नाक को ही फिर से यहां पर हाथ को एकदम तैयार रखेंगे, उंगलियों को, अब बाएं नाक को ही बंद करेंगे, दाहिने नाक से धीरे धीरे हवा को भरते जाएंगे। जब पूरा भर जाएगा छोड़ देंगे, दोनों नाक से बाहर आ जाएगा। फिर इसी तरह से अब ध्यान देंगे कि प्रश्वास बाहर चली गई और जब श्वास अंदर आना चाहती है उसी समय यहां पर हाथ को, अंगूठे को दाहिनी नासिका छिद्र पर तैयार रखेंगे और जो ही अंदर आना चाहती है श्वास बंद करके हवा, नाक को बंद करेंगे। अब बाएं नाक से आप जो है धीरे धीरे हवा को और बाहर की तरफ करते जाएंगे, फिर छोड़ देंगे, दोनों नाक से अंदर आ जाएगी। यह एक चक्र प्राणायाम हुआ।
इसको हम प्राणायाम की संज्ञा न दे करके, बल्कि शास्त्र सम्मत रूप से यही कपालभाति की क्रिया है, जो नाड़ी शोधन की क्रिया है। प्राणायाम करने से पहले बताया गया है कि नाड़ियों को शुद्ध किया जाता है, और नाड़ी शोधन की प्रक्रिया में कपालभाति को रखा गया, वातक्रम कपालभाति को। आप घेरण संहिता को जब आप देखेंगे तो उसमें वातक्रम कपालभाति का जो बताया गया है श्लोक कि ईड़या पुरेत वायु पिंगलाम रेचेत पुनः, पिंगलया पूरित्वा पुनः चंद्रेण रेचेत। इस प्रकार से कपालभाति को किया जाता है। क्या मतलब कि ईड़या पूरेत वायु, ये ईड़ा नाड़ी कहलाती है और ये पिंगला नाड़ी कहलाती है। ईड़ा नाड़ी से पूरक करना चाहिए, और पिंगला के द्वारा, पिंगलया रेचेत, पिंगला के द्वारा पुनः रेचक करना चाहिए। फिर कहा गया है कि पिंगलया पूरित्वा, यानी पिंगला के द्वारा पूरक करके पुनः चंद्रेण रेचेत, पुनः चंद्र नाड़ी से रेचक करना चाहिए। एक चक्र कपालभाति की क्रिया होती है। इसमें आपको ध्यान देना है कि कभी भी जब भी रेचक और पूरक आप करेंगे तो वो पतंजलि के प्राणायाम सूत्र से जो उसकी व्याख्या हुई है, उससे जो रेचक पूरक की समझ बनी है, उसी के द्वारा करना है। ये शास्त्र सम्मत क्रिया, इससे आपकी नाड़ियां शुद्ध होने लगती हैं, और आपके शरीर में सर से लेकर के पैर तक जितने भी रोग होंगे, सभी रोगों में एक साथ लाभ आपको महसूस होगा। इसमें कोई शक नहीं। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर आप जो प्रचलित कपालभाति है, उदराघात कपालभाति, उसका नामकरण मैं करता हूं उदराघात, उदर में धक्का देते हैं जो, उसे अगर आप कर रहे होंगे तो उसे मत करिएगा, उसे छोड़ दीजिएगा, इसी को करिएगा। अगर आपको कंपैरेटिव स्टडी करना है कि कौन सही है, तो दोनों को अलग अलग करिएगा, एक साथ मत करिएगा। तो इस तरह से आप वातक्रम कपालभाति एक चक्र कर पाएंगे। अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। घेरण ऋषि ने जो बात कही है, ये घेरण संहिता नाम की पुस्तक है, और इसमें जो है कपालभाति कहा गया है कि ईड़या पूरेत वायुम रेचयेत पिंगलाम पुनः, पूरेत पिंगलया पुनः चंद्रेण रेचयेत। इसी की बात मैं कर रहा हूं, इसी किताब की बात। फिर कह रहे हैं कि रेचकम पूर्तम कृत्वा न बेगिन तु चालिए, रेचक पूरक करके इसको करना चाहिए। कपालभाति को बेग से नहीं चलाना चाहिए, रेचक पूरक को बेग से नहीं चलाना चाहिए। न बेगेन तू चालिए, स्पष्ट क्लियर कहा गया है, बेग से नहीं। तो इसलिए यह शास्त्र सम्मत कपालभाति है, और शास्त्र सम्मत रेचक पूरक की प्रक्रिया है, जो पतंजलि के प्राणायाम सूत्र की व्याख्या के बाद जो युक्तियां समझ में आई, और उसे कपालभाति में उपयोग किया जा रहा है। उस सूत्र की व्याख्या से रेचक पूरक समझ में आया, जो उसकी युक्ति समझ में आई, उस युक्ति को कपालभाति में आप कर सकते हैं, या किसी भी प्राणायाम में। तो मैं कपालभाति की आज चर्चा किया हूं। यह आज तक की सबसे शास्त्र सम्मत कपालभाति, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको कोई रोग हुआ हो, इसे मतलब नहीं। आप बिस्तर पर हैं, उठ नहीं सकते हैं, सोए सोए करिए, तब भी आपको आराम मिल जाएगा। और एक चक्र भी अगर आप करते हैं, लेकिन युक्तिसंगत ढंग से एक चक्र, मात्र एक चक्र करते हैं,
तब भी आपको पूरे शरीर में जितने भी रोग हैं सब में एक साथ लाभ मिलेगा। और अगर सामान्य हैं आप, आपके शरीर में ताकत है, तो इसे 2 चक्र या 3 चक्र आप करिए, इससे ज़्यादा नहीं करना। और इसे करने में मात्र 10 मिनट या 15 मिनट के या और भी कम टाइम लग सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। इसकी युक्तियों को आपको फिर से मैं बताता हूं कि आप समझिए कि श्वास अंदर जा रही है तो उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, अन्यथा वो गलत हो जाएगा। इसी तरह से प्रश्वास अंदर से बाहर निकल रही है तो उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होना। इन बातों को आपको समझ करके रेचक पूरक को करना चाहिए और कपालभाति की क्रिया को करना चाहिए। तो अगले वीडियो में मैं इसके और बारीकियों को समझाऊंगा कि इसके जब आप करेंगे इस क्रिया को तो उस समय यह अगर सही होगी तो क्या लक्षण आएंगे, यदि गलत होती है तो क्या लक्षण आएंगे, कैसे आप जान पाएंगे कि मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं। इन तमाम लक्षणों पर बात की जाएगी। अगर आपको कोई दिक्कत होगी, कोई सवाल होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका जवाब दिया जाएगा। इस तरह से यह पतंजलि के प्राणायाम सूत्र की व्याख्या से रेचक पूर्वक जाना गया और उसके माध्यम से हम कपालभाति की क्रिया को समझ पाए हैं, वातक्रम कपालभाति, जो शास्त्र सम्मत है। साथियों, यह युक्ति संगत प्राणायाम है और विस्तार से समझने के लिए इस प्राणायाम प्रकाश नाम की पुस्तक को आप खरीदें। ये अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों पर उपलब्ध है और वीडियो में इसका लिंक दिया जा रहा है नीचे। एक बात और है कि वीडियो को आप सब्सक्राइब करिए यूट्यूब चैनल को, ताकि आप तक जो है अगली वीडियो आसानी से पहुंच जाए, और इसे शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि देश में या दुनिया में युक्ति संगत प्राणायाम आगे बढ़े और लोगों को लाभ हो। इसी के साथ इस वीडियो को बंद करते हैं। धन्यवाद।